हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों इसके पहले हम लोग ने रोटेशन का एक वीडियो देख रखा है। हम लोग ने उस वाले वीडियो में रोटेशनल काइनेमेटिक्स और रोटेशनल डायनामिक्स पे काफी सारी बातें कर ली है। कई बच्चों के रिव्यूज आ रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, थोड़ा स्लो कर दें। तो बच्चों मैं पहले बता दूं कि रिविजनल सीरीज चल रहा है, हम लोग को सारे टॉपिक को कवर करना है। हो सकता है कुछ टॉपिक रह जाए, छोटे मोटे टॉपिक रह जाए, उन्हें हम न्यूमेरिकल करते वक्त करेंगे। और मैंने बताया था हम सबको अपने एंड से भी अपने नोट्स को अपडेट करते रहना है, राइट। मतलब मेरे क्लास के बाद इन नोट्स को वापस लेकर बैठो, अपने जहां से भी पढ़ते हैं या फिर जो भी नोट्स अपने पास है, जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स है अपने पास, उनसे और अपडेट कर लो। जिन बच्चों ने और कुछ नहीं फॉलो करना है, सिर्फ यही फॉलो करना है, तो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग का वेट करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त जो जो नए नए कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे होंगे उन्हें यहां पर नोट करते रहना, इस नोट्स में डालते रहना। ये नोट्स हमें एग्जाम के एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले जब पूरे सिलेबस को रिवाइज करना होगा और टाइम बहुत कम बचा होगा, तब बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज का प्राइम डिस्कशन रहेगा, पर एक बार देखते हुए जाते क्या क्या पढ़ चुके थे लास्ट दिन। ठीक है, क्या क्या पढ़ चुके थे भाई। सबसे पहले तो हम लोग ने लीनियर काइनेमेटिक्स और रोटेशनल काइनेमेटिक्स का कंपैरिजन किया था और भाई बताया था कि जब v कांस्टेंट तो कैसे रिलेशंस आएंगे, ओमेगा कांस्टेंट तो कैसे रिलेशंस आएंगे। लगभग सारे कंपैरिजन करके हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो क्या क्या होता था याद होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, या फिर v इक्वल्स टू u प्लस at, या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सारे फॉर्मूले से तब ट्रू थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सिमिलरली जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो भी कुछ फॉर्मूलास बनाए जा सकते थे एकदम वैसे ही दिखने में। उन सारे फॉर्मूलास को हम लोग ने यहां बात किया। यहां जैसे v था वैसे यहां पे ओमेगा है, जैसे यहां है v इक्वल्स टू u प्लस at, बच्चों यहां है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। जैसे यहां पे एक्सेलरेशन, यहां अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे यहां पे v बच्चों यहां पे ओमेगा, जैसे यहां पे u वैसे यहां बच्चों ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। ठीक, ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। हम लोग ने इन सारे फॉर्मुलास को भी देखा था। इन्हें हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में कंसीडर करते हैं। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, इन्हें हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, है ना, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। टॉर्क को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वर्ड भी बहुत बार यूज किया जाएगा न्यूमेरिकल में। उन लोग टॉर्क ना बोलकर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे और हमने सॉल्व करके बताना होगा। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे हाफ mv स्क्वायर होता है या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। एक तरीके से ये भी एक एनालॉजी के तहत हम लोग सोच सकते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लाइक रोटेशनल मास, राइट। इस तरह से बच्चों आगे बात करते हुए हम लोग ने ये सारे फॉर्मूला को समराइज किया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। बच्चों यही टॉपिक था जो हम लोग लास्ट दिन करना शुरू किए थे। ठीक है, मैंने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी है। और बच्चों टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, मैंने बताया हम लोग के सिलेबस में 2 क्वांटिटी टेंसर है। पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था प्रेशर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दोनों क्वांटिटी बच्चों टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जो लगभग स्केलर होती है, लगभग, पूरी नहीं, मतलब उनका वे ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन वो स्केलर वाला ही होता है, बट वो केस डिपेंडेंट होती है। मतलब डिपेंड करता है किन बातों पर, कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग किसी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालें, तब जो वैल्यू आएगी उन एक्सिस को हम लोग शिफ्ट कर दें लेफ्ट राइट आगे पीछे, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों वो अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा। समझ में आ रहा बात, मतलब एक्सिस के हिसाब से बदलता है। मैंने बताया था प्रेशर को लेकर भी ऐसी बात होती है। अगर मैं एक प्लेट ऐसा लूं तो इस पर प्रेशर इस तरफ लग रही होती है, मैं उस प्लेट को अगर ऐसे कर दूं यहीं पर ही, तो उस पर प्रेशर ऐसे लग रही होती है। ये भी एक टेंसर क्वांटिटी है। मुझे प्रेशर का डायरेक्शन बताने के लिए यह बताना पड़ेगा पहले, या जानना पड़ेगा पहले कि वो सरफेस कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, एक एंगल पर है, या ऐसे एंगल पर है, या कैसे रखी गई है। ठीक, जो भी हो। तो भाई मैंने बताया था भाई स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर। मतलब मैं अगर एक एक्सिस पकड़ूं और यहां पे एक पॉइंट मास रखूं और मुझे इस एक्सिस के अबाउट बताना है कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो मैं बोलूंगा mr स्क्वायर, जहां m वो पॉइंट मास हो गई, r वो दूरी हो गई। पॉइंट मास के लिए क्या होता है ना, दूरी निकालना काफी आसान होता है। बोलते हैं पॉइंट है मतलब कोई खास वॉल्यूम नहीं है, यहां से लेके एक्सिस की दूरी आराम से नाप लोगे। अब वो एक बॉडी हो तो बॉडी में पूरा मास फैला हुआ होता है, तब काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम लोग उस पर बात करेंगे नेक्स्ट। फिलहाल पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। मैं अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट मास को बात करूं तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर
इज इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। का मतलब बच्चों इन सबका समेशन, मतलब एम आर स्क्वायर, मतलब पहले पार्टिकल का एम, पहले पार्टिकल की दूरी फ्रॉम द गिवन एक्सिस, स्क्वायर करके प्लस करेंगे। फिर आगे जाएंगे बच्चों, एम दूसरे पार्टिकल का मास, सेकेंड वाले पार्टिकल का मास, फिर दूरी, ये दूरी कितनी होगी, कोई आर, ये कोई आर को हम लोग R2 लिख देंगे, तो लिखेंगे M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, कहानी चलते रहेगा। इस पूरे को हम लोग सिंपल तरीके से सिग्मा MI/RI स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे I अलग अलग नंबर है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3, और सिग्मा मतलब होता है समेशन। आई होप हम लोग समझ आए बच्चों। अगर बात करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब होता है कोई भी कंक्रीट बॉडी, कोई भी सॉलिड बॉडी, मतलब कोई कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं या इस पेन की बात करूं, ये पूरी कंटिन्यूअस एक बॉडी है, ठीक है। मैं कोई कॉपी की बात करूं, वो पूरी कंटिन्यूअस बॉडी है, वो बहुत सारे पॉइंट से बनती है। तो जब बारी उसकी आए तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला रहेगा सिग्मा DMR स्क्वायर। मैं बोलता हूं कि कोई भी एक बॉडी बच्चों बहुत सारे पॉइंट से बनती है। अगर एक बॉडी बहुत सारे पॉइंट से बन रही है तो हम लोग ये DM लिख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं एक बॉडी को लेता हूं, कोई भी एक शेप की, मैं बोलता हूं ये बॉडी बहुत सारे पॉइंट से बन रही है, तो मैं एक छोटा सा मास लेता हूं। मैं इतना छोटा मास ले रहा हूं मैं कि इसे पॉइंट मास मान पाऊं, तो ये DM इंटू आर स्क्वायर, इस वाले मास के हिसाब से इस एक्सिस की दूरी, ये मास इंटू आर स्क्वायर, ऐसे करके फिर इस एलिमेंट के लिए एक और, फिर एक और एलिमेंट लेंगे, फिर एक और एलिमेंट लेंगे, ऐसे सारे एलिमेंट के लिए काम करके सबको जोड़ देंगे, तब अपने को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मिलेगा वो उस कंटिन्यूअस बॉडी का मिलेगा। यही लॉजिक यूज करके बच्चों हम लोग अलग अलग शेप के बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्टेन करते हैं। मैं सीधा स्लाइड पर आ रहा हूं। हम लोग को बहुत बार एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला जाएगा, पर जब बोला जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब बच्चों जानना बहुत जरूरी है कि किस एक्सिस के अबाउट निकालने बोला गया है, ठीक है। अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रही है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो अलग होगा, अगर एक्सिस किसी एंड से पास करिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अलग होगा। जैसे यहां पर ml²/12 होता है किसी एक रॉड का, यूनिफॉर्म रॉड का, ये सारी यूनिफॉर्म रॉड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म रॉड का अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना। अगर एक रॉड में ऐसे लूं और एक्सिस ऐसा कुछ है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/12 बच्चों। वहीं पर अगर मेरी एक्सिस सेंटर से ना पास करे, किसी एंड से पास करे, तो ये ml²/3 होगा। ये चेंज जो किया वैल्यू, इट्स बिकॉज कि एक्सिस का जगह चेंज हुआ, तो ये डिपेंड करते हैं एक्सिस पर, हाँ या ना। सिमिलरली मैं अगर यहां पे एक प्लेट लूं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट लूं, इसकी ये लेंथ L है, ये ब्रेथ B है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। मैं अगर एक प्लेट लूं बच्चों, एक प्लेट मैंने लिया, अगर एक प्लेट लेता हूं, इमेजिन करो मैं कॉपी लेता हूं, तो अगर मेरी एक्सिस ऐसे पास कर रही है तो ml²/12, और अगर ये ब्रेथ है और इसके बाद एक्सिस ले तो mb²/12। मैं बता रहा हूं इसके बारे में, बट ये बात समझने वाली है कि यहां पर एक्सिस बदलने से मेरा वैल्यू बदलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। तो बहुत बड़ा मैटर करता है कि एक्सिस कौन सा है। फिलहाल टॉपिक पर बात और कर लें डिटेल, फिर आते हैं। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले बॉडी के हम लोग डिराइव नहीं करने वाले, बस कुछ की स्टैंडर्ड की वैल्यू याद कर लेंगे, चाहो तो डिराइव कर सकते हो। डेरिवेशन का नियम वही है जो मैंने यहां बताया, इंटीग्रेशन ऑफ DMR स्क्वायर, यहीं से सबको इंटीग्रेट करके डिराइव किया जाता है, पर अपने सीधे फॉर्मूला पर चलने वाले हैं, ठीक है। इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों यहां पे दिखता है, वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? अपने जैसे सेंटर ऑफ मास को देखते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट करके रख सकते हैं, और सोचेंगे मास इस तरह फैला हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास किसी एक पॉइंट पे रखा हुआ है। मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, मैं सादे शब्द में बोलना चाहता हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरीके से जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हो ना लीनियर सिस्टम में, रोटेशनल में रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। फिर से बोल रहा हूं, जब कोई भी लीनियर बॉडी की बात करते हो, जब तुम एक बॉडी की बात करते हो, तुम बोलते हो ना ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, या फिर कोई भी बॉडी, एक कार, एक ट्रक मूव कर रही है, और तुम्हें अगर दिखाना होता है वो कार या ट्रक एक पॉइंट है, तो तुम जिस पॉइंट पर उसे रखते हो वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, जिस पॉइंट पर तुम उसे ड्रॉ करते हो। सिमिलरली अगर एक बॉडी रोटेट कर रही हो, और बोलना है हम लोग कि ये बॉडी नहीं है, एक पॉइंट मास है, तो जिस पॉइंट पर हम लोग इस पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे रोटेशन में, वो दूरी जो होगी एक्सिस से, उसे कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। मैं एक काम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। देखो भाई, एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी शेप की एक बॉडी है, और ये अपना मोमेंट ऑफ, ये अपना एक्सिस हो गया,
इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिराइव कर लिए, कोई आई आया, कोई आई आया, मुझे क्या करना है, इस पूरे मास को सिकोड़ के निचोड़ कर एक पॉइंट पर रखना है। वो एक पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, वो एक पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी का है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का है। मैं जितना बड़ा ये मास ये है ना, उतनी बड़ी मास को यहां पे रख रहा हूं, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे बॉडी का है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद इस तरह फैले हुए फॉर्म में, उसे मैं अगर पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आना चाहिए। तो बच्चों ये जो आर है ना, इसे मैं आर ना लिख के एक काम करता हूं, मैं इसे ही के लिखता हूं, और ठीक है मैं इसे लिख देता हूं के। तो ये हो गया एम के स्क्वायर, मतलब के हो गया रूट ओवर आई बाई एम, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस हो गया एक्सिस से जहां पर हम लोग पूरे मास को अगर कॉन्सेंट्रेट कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिना बदले सारा काम हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा इस दूरी पर रखने से। मैं इस पूरे मास को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, और एक ऐसी दूरी है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले था, बाद में वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेंटेन रह पाए, इस हिसाब से ये दूरी बनाई जाती है। ठीक है, इस दूरी को फाइंड किया जाता है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप ये बातें सबको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों फिर आगे इसके बाद एक और बात सीखने वाली है, तो आई होप हम लोग अलग अलग बॉडी के लिए निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। ये फॉर्मूला याद कर लें, थियरम्स रिगार्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स है। थियरम नंबर 1 बच्चों थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एंड थियरम नंबर 2 थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दो इंपॉर्टेंट थियरम हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग एक एक इस थियरम की बात करना शुरू करते हैं। पहला थियरम जो है वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों क्या है ये, काफी इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD²। इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ, अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी नए एक्सिस के अबाउट निकालना है, कोई नया एक्सिस मान लेते हैं AA डैश, ठीक है, मान लो ये एक बॉडी है, मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कोई भी शेप का बॉडी है, मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये इससे अंदर से पेनिट्रेट करता हुआ निकल रहा है यहां से, ठीक है, मुझे ये पता है ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, पर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से जो इस लाइन के पैरेलल में कोई डी की दूरी पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट क्या होगा, अगर इसे हम लोग AA प्राइम बोलते हैं तो IAA प्राइम, बच्चों IAA प्राइम इज सेड टू बी इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ये जो बच्चों D है ना, इस पूरे बॉडी का मास इंटू D²। ठीक है, I अबाउट दिस एक्सिस इज I सेंटर ऑफ मास प्लस इस पूरे बॉडी का मास इंटू D²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूं फटाफट। देखो, मुझे पता है इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन इज ml²/12, पर मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, मतलब मुझे इस लाइन को यहां पे शिफ्ट करना है। मुझे पता है पूरा L है बच्चों, तो ये लेंथ कितना होगा L/2, ये लेंथ कितना होगा L/2। मैं एक एप्लीकेशन करके दिखाता हूं, लिखता हूं मैं ml²/12, ये क्या होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस कितना डिस्टेंस मूव करवाना है, L/2 मूव करवाना है, तो प्लस पूरा बॉडी का मास इनटू जितना डिस्टेंस मूव करवाना है उसका स्क्वायर, मतलब L/2 का स्क्वायर। ये होगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड। इसे हम लोग EIEND लिखते हैं, I अबाउट द एंड, है ना, I अबाउट वन ऑफ द एंड। तो सॉल्व करें, क्या आएगा ये ml²/12 प्लस ml²/4, तो भाई 12 और 4 का एलसीएम आएगा, 12 और 4 का एलसीएम आएगा 12 ml² प्लस 3 ml²। बच्चों ये हो जाएगा 4 ml²/12, मतलब हो जाएगा ml²/3। समझ आ रहा है? 4 ml²/12 मतलब ml²/3। ये अपना रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एंड। हाँ या ना, समझ रहे हो? तो भाई इस तरह से एक्सिस को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया और मैं यहां पर ले आया विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब जब कभी अपने को एक्सिस को शिफ्ट करवाना है सेंटर ऑफ मास से, बच्चों ने करना क्या होगा, I जो होगा नया वाला I इज I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस MD²। पर ध्यान रखो
मतलब ये जो होता है ना, ये आई अबाउट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास आई अबाउट कोई और पॉइंट पड़ा हुआ तुम यहां से प्लस एमडी स्क्वायर लगा दो, नहीं चलेगा। तभी चलेगा जब आई अबाउट अपने को सेंटर ऑफ मास पता है और आई अबाउट किसी भी और पॉइंट निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि आई अबाउट किसी भी और पॉइंट पता है और उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास से क्या दूरी है पता है, तो हम लोग ये वाला पता है, ये वाला हम लोग पुट कर देंगे, अपने आई अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। एनीवेज, मैं ये सब चीज देखकर ना एक बात तो जरूर कंक्लूड कर दूंगा कि भाई आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ये मिनिमम होता है, क्योंकि आई अबाउट कोई भी और जगह इज आईसीएम प्लस समथिंग। तो बच्चों आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा मिनिमम होता है, इसे भी नोट करके रख लो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, किसी भी और पॉइंट के अबाउट करोगे तो ज्यादा ही होगा। छोटा समझने का बात है छोटा सा कि भाई एक्सिस जितना दूर जाएगा मास से, उसकी डी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जितना वो सेंटर ऑफ मास के आसपास रहेगा, बॉडी के ऊपर से जा रहा होगा, उतनी छोटी दूरी रहेगी बच्चों, उतना छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है, उतना आसान होगा उसको घुमाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल फील्ड कैसे लेते हो, जैसे मास का लेते हो। मास ज्यादा होना मतलब किसी बॉडी को एक्सेलरेट कराना, मतलब रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना मुश्किल होता है। उसी तरह बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा है तो किसी रुके हुए बॉडी को रोटेट करवाना स्टार्ट, कि रोटेटिंग बॉडी को रोकना दोनों मुश्किल है। मैं सोचो एक झूला सोचो, जायंट व्हील, समझ लो झूला जिसमें झूलते हो, बड़ी वाली एक रिंग होती है जो मेले में लगता है, बड़ा सा ऐसा कुछ होता है ना। अब तुम उसको अगर हाथ से रोकने जाओगे तो जोर से लगने वाला है, बिकॉज काफी बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है ना, काफी बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। वहीं पे कोई छोटा झूला जो होता है ना, इसमें 4 लगे होते हैं खाली, समझ में आ रहा है, ये बड़ा वाला जायंट व्हील है। एक छोटा सा भी होता है, कई सारे छोटे छोटे मेले में होते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथ से उसे धक्का मारे घुमा रहे होते हैं, समझ में आ रहा है। 4 झूला लगा होता है, 1 2 3 4, है ना, उसमें लोग हाथ से धक्का मारे घुमाते हैं और हाथ से रोक भी देते हैं। कई जगह गाँव में तुम लोग देख भी सकते हो उसे। तो बच्चों समझने वाली बात है कि ऐसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ सकते हो कि वहां पे सेकंड केस में काफी छोटी थी तो हाथ से धकेल के मूव भी करवा दिए और हाथ से रोक भी दिए, पर यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी बड़ा है ना, काफी बड़ा व्हील है, काफी दूर दूर है, काफी सारा मास है, यहाँ पे काफी सारे झूले लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना, जिसपे लोग बैठते हैं। तो काफी बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन्हें घुमाना शुरू करना भी मुश्किल, इन्हें रोकना भी मुश्किल, ठीक। तो जो भी हो, ये याद रखना कि भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ना, ये हर एक बॉडी के लिए ट्रू है। 2D के लिए भी ट्रू है, 1D बॉडी के लिए भी ट्रू है, 3D बॉडी के लिए भी ट्रू है। जो बच्चे ना समझ पाए 2D 1D 3D का मतलब, मैं बोलता हूं अगर एक लाइन में सारा मास रखा हुआ है बच्चों, उसे कहते हैं 1D बॉडी। एक शीट हो गया, एक प्लेन सा कुछ भी हो गया 2D पर रहने वाला, है ना, मैंने कोई शीट सोचना है, कोई डिस्क सोचना है, कोई रिंग सोचना है, सब 2D हो गया, जिसको बताते वक्त मेरे को 2 एक्सिस लगते हैं, है ना, एक्स और वाई, ठीक है। अब 3D क्या हो गया, कोई भी सॉलिड वॉल्यूम वाली चीज, जैसे स्फीयर, एक कबर्ड, है ना, सिलेंडर, ये 3D वाली चीज हो गई। तो ये पर हर मतलब बॉडी के लिए ट्रू है, 1D बॉडी, 2D बॉडी, 3D बॉडी। मास कैसे भी फैला हुआ हो, एक लाइन में फैला हुआ मास हो, एक शीट की तरह फैला हुआ हो, एक प्लेन में फैला हो, एक वॉल्यूम में फैला हो, सबके लिए ट्रू है। वहीं पर नेक्स्ट वाला जो थ्योरम है बच्चों, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सिर्फ 2D शेप्ड बॉडी के लिए ट्रू है। 2D मतलब लैमिनर बॉडी, लैमिनास के लिए ट्रू है। लैमिना का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी शीट, मतलब कि पेज, वॉल्यूम वाली चीज नहीं। 2D या 1D के लिए ट्रू है, 3D के लिए ट्रू नहीं है। 2D या 1D के लिए ट्रू है पर 3D के लिए ट्रू नहीं है। ऐसे भी तुम 1D में लगाओगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जनरली तुम इसे ट्राई करोगे 2D में लगाने का, 3D में नहीं लगाना है। डोंट अप्लाई इट ऑन 3D बॉडी जिसमें भी वॉल्यूम होता है, डोंट अप्लाई फॉर दैट, इट्स ओनली ट्रू फॉर 2D। क्या है थ्योरम बच्चों, थ्योरम है I इज इक्वल्स टू IXX प्लस IYY इज IZZ प्राइम। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कोई भी एक लैमिनर बॉडी इमेजिन करता हूं, समझ, एक शीट, तो अगर बच्चों ये अपना एक्सिस हुआ, इसे मैं कहता हूं Y प्राइम, और मैं बोलता हूं ये है X प्राइम, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन अपने को पता है। मैंने एक शीट है, ये अबाउट दिस लाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, अबाउट दिस लाइन बच्चों अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर अपने को अबाउट दिस, इसी पॉइंट से पास करते हुए, पर अबाउट दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्कूल एग्जाम के हिसाब से। ये और जो पीछे वाला थ्योरम था ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के डेरिवेशंस में, ठीक है। बट मैं अगर बात करूं एंट्रेंस और के लिए, मुझे बस फॉर्मूला जानने का मतलब है I अबाउट दिस ZZ, समझ आ रहा है, ये वाला एक्सिस, इसे हम लोग लिखते हैं IZZ प्राइम, ये वाला एक्सिस,
इज आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। मैं इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाता हूं बच्चों, यार रखना 3D में एप्लीकेबल नहीं है ये दो मैंने रेक्टेंगुलर लैमिना लेके रखा है पहले से बच्चों। अगर ये लेंथ L है, मैं फिलहाल ये भी समझा दूं कि ये आया कैसे। मैं बता रहा हूं, अगर एक रॉड है बच्चों, इमेजिन करो एक रॉड है, पतला सा रॉड, उसे मैंने पीट पीट के मैंने इसे खींचकर ऐसा शीट बना दिया, समझ रहे? ओके, मैंने इसे पीटा खींचा, मतलब समझ रहे? एक आटे की लोई लो ना, आटे का लोई लो, उसे खींचो खींचो खींचो, बेलो या फिर उसको ऐसे ही बेलो या चपटा करो ऐसे कि लंबा ना हो बट पचक के वो फैल जाए, पचक के वो फैल जाए, समझ रहे? तो देखा जाए ना, इस एक्सिस से ना मेरा दूरी नहीं बदला, बस वो फैल गया। जो मास सिर्फ यहां हुआ करता था वो मास ऐसे फैल गया, जो मास यहां हुआ करता था बच्चों वो बस मास ऐसे फैल गया। हाँ है ना, बात समझ आ रहा है बच्चों? इसी लॉजिक को सोचकर सोच सकते हो कि यहां पर ये अगर लेंथ L है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन ml²/12 रहना था। मैंने उस रॉड को पीट पीट के एक शीट बना दिया। अब अगर ये लेंथ B है बच्चों और एक्सिस अगर ऐसे रखेंगे तो अगर लेंथ L था तो ये अगर ml²/12 है और लेंथ अगर ऐसे हो तो mb²/12 होगा। ये B होना था, सॉरी L लिखा हुआ है, B होना था। तो बच्चों अगर ये L है तो ये ml²/12 है, अगर ये लेंथ B है बच्चों तो ये क्या होगा, mb²/12 होगा। हाँ है ना? अगर लेंथ L है तो ml²/12, अगर ये लेंथ B है अबाउट दिस एक्सिस mb²/12। पर अगर मेरे को एक एक्सिस लेना है जो इसके परपेंडिकुलर में इस तरह, समझ रहे? एक शीट है, एक शीट है, ये लेंथ L, ये ब्रेथ B, तो अबाउट दिस लाइन ml²/12, अबाउट दिस लाइन mb²/12, पर अबाउट दिस क्या होगा? अच्छा ये 2D है, हाँ लिखा हुआ, लैमिना मतलब 2D होता है। लैमिना मतलब एक शीट, प्लेन शीट, लैमिना हम लोग शीट को कहते हैं बच्चों, ठीक है? तो ml²/12 और mb²/12, मुझे पता है इन दोनों, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में है। तो हम लोग सीधा आई एक्स एक्स प्राइम प्लस आई वाई वाई प्राइम करेंगे बच्चों, mb²/12 प्लस ml²/12। और देख लो ये जो डायग्राम मैंने तो गंदा सा बना है, पर ऐसा कुछ हम लोग बोलना चाह रहे हैं, समझ रहा है? एक प्लेट है ऐसा, ये एक्सिस है कुछ इस तरह का, समझ रहा है? इस तरह कुछ एक्सिस है। तो ml²/12 प्लस mb²/12 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। एक तरीके से ये भी एप्लीकेशन है किसका? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, ठीक है? मुझे बच्चे ने बोला सर आप स्पेलिंग में ना गलती कर रहे हैं कि सर AXES नहीं होगा, AXIS होगा। तो एक्सिस और एक्सिस क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल होता है, तो उसको लेके मत सोचना प्लीज, ठीक है? अब जो भी किसी दिमाग में ख्याल आए और बेकार में कहीं बात सोच कहीं और चले जाए, इसलिए पहले मैंने बता दिया। तो बच्चों इस तरह से ना हम लोग इन सब एप्लीकेशन से बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर एक रिंग है तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग मतलब समझते हो ना भाई, रिंग, रिंग और ऐसा रिंग है, समझ रहे? रिंग, एक रिंग है और इसके सेंटर से मोमेंट ऑफ एक मेरा एक्सिस पास कर रहा है, तो सबके लिए दूरी r r r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², ठीक है? मुझे इमेजिन करना है कि एक रिंग है, एक रिंग है, सेंटर से पास करते हुए अबाउट दिस एक्सिस बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² अबाउट दिस रिंग, है ना? अबाउट दिस एक्सिस फॉर दिस रिंग। बच्चों अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन चाहूं, समझ में आ रहा है कैसा लाइन? मैं ट्राई करता हूं। अगर ये एक मैं ऐसा गोल सा कुछ बना दूं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन निकालना है तो वो mr² है। पर मुझे अबाउट दिस लाइन या अबाउट दिस लाइन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस रिंग के प्लेन पर, मैं फिर से बता रहा हूं, ये अगर रिंग है, मुझे ये पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन mr² होता है। लेट से याद कर लो, इस रिंग के इस तरफ mr² होता है। अबाउट दिस लाइन या फिर अबाउट दिस लाइन बच्चों क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसे निकालेंगे? देखो समझो, मुझे पता है अबाउट दिस लाइन या फिर अबाउट दिस लाइन जो कि इस प्लेन पर है, इस रिंग के प्लेन पर, इस रिंग के प्लेन पर। तो मैं अगर इसे कोई आई बोलूं, ये भी कोई आई है, तो एक तरह से बोल सकते हैं ना ये x है, ये y है और ये z है। मुझे पता है कि i z z प्राइम इज इक्वल्स टू i x x प्राइम प्लस i y y प्राइम, लिख सकते हैं ना? क्यों? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों क्या हो गया? i प्लस i दोनों बराबर होगा। क्यों? ये रिंग सिमेट्रिकल सा, मैं एक्सिस ऐसे पकड़ूं या फिर ऐसे पकड़ूं, दोनों बराबर है। i प्लस i 2i इज इक्वल्स टू i z z प्राइम। तो बच्चों i क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ i z z प्राइम। बच्चों i z z प्राइम क्या है? mr², तो mr² बाई
2 मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया फॉर द रिंग। अगर मुझे अबाउट ये वाले एक्सिस या अबाउट ये वाले एक्सिस फाइंड करना है, मतलब मैं अगर प्लेन के परपेंडिकुलर में रहूं तो mr स्क्वायर रहेगा, अगर प्लेन के अलोंग में रहूं तो mr स्क्वायर बाई 2 रहेगा, हाँ या ना। सिमिलरली बच्चों डिस्क के लिए भी बात की जा सकती है, समझ आ रहा है। ये डिस्क के लिए जो मैंने बताया ये अपना एक डिस्क है, आई होप समझ आता है। रिंग में क्या होता है, रिंग में खाली किनारे पे मास रहता है, डिस्क में पूरा अंदर में मास रहता है, समझ आ रहा है। वो जो फ्लाइंग सॉसर खेलते हैं ना हम लोग, जो गोल सा होता है, नहीं समझ में आ रहा है। डिस्क समझ रहे हो, सीडी वाली जो होती है उसमें अंदर मास होता है, उसमें अंदर में मास होता है। रिंग में खाली किनारे पे होता है। मान लो ये रिंग है बच्चों, ये रिंग है, ये रिंग है, राइट, ये रिंग है, ये रिंग है, राइट। और अगर मैं बात करूं कोई सीडी प्लेयर की, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो ये एक तरह से डिस्क है। अगर यहां भी मास होता तो पूरा डिस्क होता ये, हालांकि ये हॉलो सर्कुलर डिस्क है, पर ये पूरा होता तो डिस्क होता। मैं बात समझ आ रहा है। इसके लिए मैं अगर अबाउट दिस एक्सिस बात करूं तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 होगा, हाँ या ना। वहीं पर रिंग के लिए हो रहा है mr स्क्वायर। अब अपने को अगर बात करने बोला गया कि अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस लाइन या अबाउट दिस लाइन, खुद से ट्राई करो। कैसे, मुझे पता है ये लैमिनर बॉडी है, ये क्या हो गया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस आई, हाँ या ना। अगर ये कोई ऐसा है कि ये mr स्क्वायर बाई 2 प्लस आई, क्यों थ्योरम क्या है भाई, आई एक्सिस प्लस आई वाई वाई, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आई प्लस आई, बिकॉज बराबर है ना, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। मैं ऐसे एक्सिस लूं या फिर ऐसे एक्सिस लूं, दोनों सिमेट्रिकल है, समझ रहा है ना। मैं ये प्लेट में बता रहा हूं, ऐसा एक्सिस और फिर ऐसा एक्सिस, तो दोनों 2i, तो i इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 4। समझ आ रहा है, i प्लस आई 2i, mr स्क्वायर बाई 2 से बराबर करेंगे, mr स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को एक बार और अप्लाई करने का कोशिश किया। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों हमेशा लैमिनर बॉडी या 2D बॉडी में लगने वाला है, और ध्यान रखना एक्सिस कुछ इस तरह दी जाए, मतलब कि एक परपेंडिकुलर है, बाकी दोनों एक ही प्लेन में है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकली अरेंज्ड है, तो आई एक्सेस को भी मैंने आई लिखा और आई वाई को भी मैंने आई लिखा। मैंने दोनों प्रॉब्लम में यही किया है, आई प्लस आई 2i, आई प्लस आई 2i किया और आराम से एक्सप्रेशन निकाला है, दिख ही रहा है सिमेट्रिकली अरेंज्ड है ना बच्चों। अब ये फॉर्मूला याद करके चलो, मैं आगे और बात नहीं कर रहा हूं। आई इक्वल्स टू m बाई 2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर एक सर्कुलर हॉलो डिस्क है जिसमें इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है, बच्चों फॉर्मूला फटाफट याद करते चलो। और ये एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर को ना मैं एक इमेजिन कर सकता हूं कि एक रिंग है, जो रिंग के ऊपर रिंग लगा दी जाए, समझ रहे, कुछ ऐसा इमेजिन करो। हो सकता है ये डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, इमेजिन करो एक रिंग है और ऐसे कलेक्शन ऑफ रिंग्स है, समझ रहे, कलेक्शन ऑफ रिंग्स है। तो रिंग के लिए होता है mr स्क्वायर, ये लंबाई में फैल गया, मान लो मास खींच दिया गया इस तरह, तो भी तो mr स्क्वायर ही रहेगा। पर यहां पे मास बच्चों देखो, ये मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं इस लाइन के अबाउट, इस सिलेंडर को मैं समझ में आ रहा है कैसे काट रहा हूं, कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह की बात मैं ड्राइंग कुछ ऐसा दिखाना चाह रहा है। जहां पे ये लेंथ l है, ये r है, गलती से भी यहां पर मत सोचना कि सर हम लोग क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दें, क्योंकि सर हम लोग को पता है अबाउट दिस लाइन है ना सर, mr स्क्वायर होता है हॉलो अगर है तो, है ना, अगर ये हॉलो है तो mr स्क्वायर होता है। और रॉड के लिए सर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, नहीं वैसे नहीं करना है, वैसे ही मत करना, यहां वो थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, परपेंडिकुलर थ्योरम यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, बस बात इतनी सी है। सोचोगे तरीका लगाओ, पर एक्सिस थ्योरम मत लगा देना, बिकॉज वो सिर्फ 2D या लैमिनर बॉडी के एप्लीकेबल है। ये फॉर्मूला याद करने के लिए कुछ तरीका लगाना है, वो अपने लगाएंगे, बट अभी के लिए एक्सप्रेशन जान के रखो। m ब्रैकेट में l स्क्वायर बाई 12 प्लस r स्क्वायर बाई 2 इज द फॉर्मूला। ठीक, करने को याद करने को तरीका है अपने पास। फिलहाल सॉलिड सिलेंडर के लिए बच्चों, सॉलिड सिलेंडर मान लो एक डिस्क है और कलेक्शन ऑफ डिस्क से बनता है सॉलिड सिलेंडर, मतलब डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क, mr स्क्वायर बाई 2 बच्चों ये एक्सप्रेशन होता है। और ये अगर वैसे ही एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन अगर एक्सेस से पास कर रहा है तो इस बार होगा ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर ये रॉड होता सिर्फ पतला सा तो होता ml स्क्वायर बाई 12 और r अगर 0 डाल देंगे तो बचेगा ml स्क्वायर बाई 12, कुछ इस तरह सोचो। पर अगर सॉलिड है तो प्लस r स्क्वायर बाई 4 जिसमें कुछ रेडियस है, ठीक है, ये भी सोच सकते हो कैसा आया। मैं इसके लिए भी तुम लोग को छोटा सा हिंट देता हूं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे रिलेट कर पाएंगे। मुझे देखो यहां पर इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था mr स्क्वायर बाई 4 और रिंग के लिए आया था अबाउट दिस, उसके ऊपर लेटे हुए एक्सिस के अबाउट में mr स्क्वायर बाई 2। समझ आ रहा है ना,
जो रिंग के प्लेन में एक्सिस था उसके लिए आया था mr²/2 और यहां पर आया था mr²/4। तो समझने वाली बात है। अब कोई भी लॉजिक से याद कर लो कि हां ये हॉलो है, मतलब कलेक्शन ऑफ रिंग्स, तो ml²/12 क्योंकि रॉड है, प्लस कलेक्शन ऑफ रिंग्स है तो mr²/2। और वहीं पर दूसरे वाले में ml²/12 प्लस mr²/4 बिकॉज कलेक्शन ऑफ डिस्क है। अब मैंने ये याद करने के लिए बताया, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बस याद करने के लिए बताया, ठीक है। अगर कुछ लॉजिक है तो मैं उस पर बात करने वाला हूं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। अभी के लिए याद करने के लिए बस दुखी मत होना सर ये क्या बताया, कोई समझ में नहीं आया। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं बात करूंगा इस पर, तो फिलहाल याद रखने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर। भाई काम में बहुत आएगा, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये चार चीजें बहुत काम में आने वाली रोलिंग पर। फिलहाल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात चल रही है बच्चों। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr², हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² अबाउट सेंटर, ठीक है, याद कर लो। मैं बता दूं पहले, याद रखना सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। देखो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² टाइम्स सम है। ये जो नंबर होता है बच्चों हमेशा ये छोटा होगा अगर सॉलिड चीजें हैं, बिकॉज मास जितना बाहर की तरफ फैला हुआ रहेगा उतना बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जितना मास अंदर की तरफ रहेगा तो अबाउट दिस लाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना छोटा होगा। इसलिए सॉलिड और हॉलो में सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है और हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही बड़ा है इफ दे हैव सेम मास, अगर बच्चों दोनों का मास क्या है, सेम हो, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जो जो फॉर्मूला याद रखना था रख लिया, काम भर की सारी बातें हो गई और डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा सकते। आगे बात करते हैं बच्चों काइनेटिक रोलिंग पे बात करना शुरू करते हैं। तो भाई रोलिंग मतलब क्या होता है? रोलिंग मतलब बच्चों होता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। रोलिंग का मतलब अगर एक बॉडी घूमते हुए आगे बढ़ जाए, मतलब मैं अगर छोटा सा एक प्यारा सा एग्जांपल देना चाहूं तो मैं देता हूं। अगर एक बॉडी है, इमेजिन करो अपने किसी एक्सिस के बॉडी रोटेट भी कर रही है, प्लस वही बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है। तो जब वो बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट सेंटर ऑफ मास और वो ट्रांसलेट कर रही है, तो बॉडी का हर एक पॉइंट बच्चों ट्रांसलेट कर रहा है। जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही हर एक पॉइंट की वेलोसिटी है बच्चों, हर एक पॉइंट, बॉडी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी है। जनरली रोलिंग की बात राउंड बॉडी के लिए होती है। अगर वो रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल टाइप बॉडी होती तो हम लोग बात करते हैं टॉपलिंग की। टॉपल करना मतलब बच्चों लुढ़कना, है ना। एक चीज जब ऐसे लुढ़का गिराते हैं, मैंने एक बॉक्स को रखा, फिर उसे लुढ़काया, धक्का मारा, ऐसे लुढ़क गया, फिर धक्का मार के लुढ़काया, मतलब लुढ़कना मतलब टॉपलिंग। और यही एक राउंड बॉडी होता तो उसके लुढ़कने को कह देंगे हम लोग रोलिंग। रोलिंग का मतलब बच्चों फिर क्या होता है? रोलिंग का मतलब होता है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ये हुआ रोटेशन। आई होप सबको सारी बातें समझ में आ रही होगी। और ये हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है। बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, दोनों को मैं अगर मिक्स कर दूं तो मुझे कोई बॉडी का कोई भी पॉइंट देखो। अच्छा, जब बॉडी रोटेट कर रही है बच्चों तो मतलब हर एक बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है। रोटेशन मतलब बॉडी का हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन करता है। अगर ये दूरी है r तो बच्चों यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी r ओमेगा सी कुछ इस तरफ। अगर ये है पॉइंट तो बच्चों यहां पे होगी r ओमेगा सी कुछ इस तरफ। अगर ये पॉइंट है बच्चों तो यहां पे होगी r ओमेगा सी कुछ इस तरफ। अगर बच्चों ये पॉइंट है, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, ये पॉइंट है तो बच्चों इसके लिए होगी r ओमेगा सी इस तरफ। मतलब ये टेंजेंशियल होता है ना, रेडियल के परपेंडिकुलर में रहता है। तो यहां पर एक तो रोटेशन की वजह से वेलोसिटी रहेगी हर एक पॉइंट पे बच्चों, है ना, r ओमेगा सी इस तरफ। और बॉडी का हर एक पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा होता है रोलिंग में। मतलब बॉडी घूम भी रही है और आगे बढ़ रही है, मतलब लुढ़कते हुए इस तरह आगे जा रही है, ठीक है। वो रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर जा रही है। रोटेट करते हुए आगे बढ़ जा रही है, समझ आ रहा है कि नहीं? लुढ़कते हुए बॉडी आगे बढ़ जा रही है, हाँ है ना। तो बॉडी का हर एक पॉइंट यहां पर बच्चों रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन करता है, इसे हम लोग कहते हैं रोलिंग। अब मुझे मान लो किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, लेट्स से मुझे निकालना है इस पॉइंट का वेलोसिटी। तो बच्चों यहां पर क्या है? रोटेशन की वजह से r ओमेगा सी प्लस बॉडी ट्रांसलेट कर रही थी। मान लो मुझे नीचे वाले लोएस्ट पॉइंट का निकालना है, रोटेशन की वजह से r ओमेगा सी पीछे की तरफ और ट्रांसलेशन की वजह से आगे की तरफ। तो दोनों को वेक्टर सम करेंगे। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है बच्चों, तो इस पॉइंट पे क्या है? रोटेशन की वजह से r ओमेगा सी इस तरफ
और ट्रांसलेशन वीसी इस तरफ, दोनों को वेक्टर सम करेंगे तो अपने को नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट भी आ जाएगा। मान लो यहां पे किसी पॉइंट का बात करते हैं तो आर ओमेगा से रोटेशन की वजह से बच्चों इस तरफ और ट्रांसलेशन की वजह से वीसी इस तरफ, तो दोनों का नेट करेंगे, यहां से वी नेट मिल जाएगा। हर एक पॉइंट का हम लोग इस तरह काम कर सकते हैं। रोलिंग इज रोटेशन प्लस बच्चों क्या है, ट्रांसलेशन, हाँ या ना। रोलिंग दो तरह की होती है, प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग, मैं बात करता हूं उस पर, ठीक है। तो अगर मुझे समझ में आ गया रोलिंग का मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, तो काइनेटिक एनर्जी दो तरह की, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना। एम तो यहां पर आई, जैसे वी यहां पर ओमेगा, है कि नहीं। जैसे यहां पे एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए बच्चों, मैंने बताया था रोटेशन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रोटेशन की वजह से एंड ट्रांसलेशन की वजह से। मैं इस पर बात करता हूं, ठीक है, मैं इस पर बात करता हूं। मुझे देखना है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और पूरा बॉडी ट्रांसलेट भी कर रहा है, उसका हर एक पॉइंट ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो ये MVCM-R का मतलब एक तरीके से लीनियर ट्रांसलेशन की बात हुई, और फिर अबाउट सेंटर ऑफ मास पूरा बॉडी ही रोटेट कर रहा है, तो ICM ओमेगा। मैं बात करता हूं, मैं ICM को कंपेयर करता हूं M से और इसे कंपेयर करता हूं वापस V से। मैं चलो बात करता हूं इस पे और भी। फिलहाल एंगुलर मोमेंटम की बात की जाएगी जब रोलिंग में, तो दो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन रहेगा। एक, उस बॉडी का हर एक पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर मास बॉडी का हर एक पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है। तो हम लोग बोलते हैं भी किसी भी पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, L इक्वल्स टू R क्रॉस P, और यहीं से सॉल्व करके आता है MVR, ठीक है। और ये बच्चों V जो ली जा रही है, कहां से ली जा रही है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सारी बात तो वही MVCM-R प्लस ICM ओमेगा, बिकॉज वो जिस सेंटर के अबाउट बात की जा रही है वो सेंटर भी रोटेट कर रहा है। मैं इस पर डिटेलिंग करना ही शुरू करने वाला हूं अगले क्लास में, और ठीक यहीं से बच्चों हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। आज यहीं पर रोकने जा रहे हैं, ठीक इन सब पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और फटाफट जो हम लोग सीखेंगे उस पर हम लोग फटाफट बहुत सारे एप्लीकेशन न्यूमेरिकल करने वाले। ये सारी बातें नेक्स्ट वाले क्लास में रहेगी, और हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल से सारी बातों को इलस्ट्रेट करेंगे। आई होप सारी बातें आज के क्लास में सब समझ में आई होगी। जो बातें क्लियर नहीं हुई है कमेंट में जरूर बताना बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और सारे डाउट्स को, जो भी चीजें आ रही है दिमाग में, उसे आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाले हैं। आई होप सबको मजा आए। दिस मच, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।